क्या है यार ये तुम्हारे पेरेंट्स, पता नहीं इन लोगों का दिल नहीं लगता क्या गांव में? हर साल मुंह उठाकर आ जाते हैं। अरे चैन से रहने क्यों नहीं देते ये लोग हमें? क्या है भाई, साल में एक बार तो बेटे पोते पोती से मिलने आएंगे ना। तुम्हारी माँ तो हर दूसरे महीने पड़ी रहती है। बस अब क्या था, घर में तूफान आ गया। विनोद ने बोल तो दिया लेकिन अगले ही पल एहसास हो गया, हाय ये मैंने क्या कह दिया। क्या क्या कहा विनोद? मेरी माँ बीमार रहती है इसलिए आती है, और तुम्हारे मम्मी पापा, अरे वो तो पूरे 3 महीने टिक जाते हैं, 3 महीने, समझ रहे हो? और मेरी माँ वो बस 2-4 दिन रुकती है। देखो रेखा, मैंने ऐसे ही कह दिया, माफ कर दो प्लीज। तभी काम वाली रमा अंदर आई। बहू जी ये देखो ना, अब सास ससुर आएंगे तो मेरा काम 2 गुना हो जाएगा। सुबह शाम चाय के अलावा दोपहर में भी बनानी पड़ेगी, फिर बर्तन 3-4 लोगों के बर्तन मानने पड़ेंगे ना। अभी तो 2 लोगों की मांजती है, तो बहू जी अब आपको मेरे को 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रमा ठीक है, दे देंगे, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं नहीं, सब पहले तय करो वरना मैं नहीं करेगी। मेरी सहेली कमला के घर में भी ना सास आई थी, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेला था। देखा विनोद, देखा तुमने, अब काम वाली भी मुझे सुना रही है। ऊपर से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है, डॉक्टर ने कहा है बीपी बहुत बढ़ गया है, और तुम मुझे ताने दे रहे हो। अरे मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? अरे नहीं रेखा, रो मत प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस यूं ही। देखो तुम्हारी आंखें लाल हो गई। रमा जा तू, ठीक है 500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जा। दरवाजे की घंटी बजी। विनोद ने दरवाजा खोला। आइए पापा, आइए मम्मी, कैसी रही यात्रा? अरे बेटा बहुत थकान हो गई, पूरे 8 घंटे की यात्रा, ट्रेन में तो जगह ही नहीं मिली बैठने को। दादाजी दादी नमस्ते, आइए अंदर, मैं आपका सामान ले लेता हूँ। दादी कितने दिनों बाद आई हो, मुझे तो बहुत याद आती थी आपकी। हाँ बेटा, हम भी तो तुम्हें देखने के लिए तरस गए थे। अच्छा रेखा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो शायद कमरे में होगी, बुलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे, वैसे भी तुम लोग काम में व्यस्त रहते हो, मैं खुद ही देख लेती हूँ, चाय पानी बना लेती हूँ। हाँ बेटा तुम अपना काम करो, हम संभालेंगे। दादी रसोई की तरफ बढ़ी। उन्होंने देखा सिंक में बर्तन पड़े हुए थे। उन्होंने आह भरी और चाय बनाने लगी। प्रिया बेटा जरा गैस तो जला दे, मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। जी दादी आप बैठिए ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं बना लूंगी। विनोद ने माँ को किचन में देखा तो उसे शर्म महसूस हुई। वो तुरंत किचन में घुसा। मम्मी आप बैठो, मैं बना लेता हूँ, आप अभी अभी आई हो, थक गई होंगी। अरे नहीं बेटा, तू क्यों करेगा, मैं कर लूंगी, तू जा अपने पापा के साथ बैठ। नहीं मम्मी, मैं मदद करूंगा, आप बताओ क्या करना है। दोनों ने मिलकर चाय बनाई, सबको पिलाई, फिर दादा दादी अपने कमरे में चले गए। थोड़ा आराम कर लेते हैं, थकान बहुत है। हाँ जी, लेकिन रेखा दिखी ही नहीं, कहाँ होगी वो? छोड़ो, शायद किसी काम में व्यस्त होगी। दोपहर के खाने का वक्त हुआ, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। रेखा भी आई। आओ बेटा रेखा, कैसी हो, कब आई तुम? जी ठीक हूँ। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अब? विनोद बता रहा था कि बीमार रहती है। जी वो तो बीमार ही रहती है, अब मुझे खाना परोसना है। इतना कहकर रेखा उठ गई और रसोई में चली गई। दादी ने दादाजी की तरफ देखा, दोनों की आंखों में दुख था। अरे कोई बात नहीं, शायद काम में व्यस्त है बेचारी। हाँ जी, हम तो बस यूं ही आके, बताया भी नहीं पहले से, इसीलिए शायद। विनोद चुपचाप सब देख रहा था, उसे समझ आ रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। अगली सुबह रसोई में रेखा और कामवाली रमा। बहू जी आज क्या बनाऊं? देखो रमा, सास ससुर के लिए कल वाली सब्जी गरम कर दो, वो खा लेंगे, और हमारे लिए ताजे पराठे बना दो देसी घी में। लेकिन बहू जी कल की सब्जी तो। अरे कुछ नहीं, बुजुर्ग है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, चुपचाप गरम कर दो दोपहर को। बहू ये सब्जी तो कल वाली लग रही है। नहीं नहीं तो आज ही बनाई है, शायद आपको स्वाद अलग लग रहा हो। तीसरे दिन शाम को, देखो जी ये सेब खा लीजिए, फ्रेश है। दादाजी ने सेब उठाया, वो पिघला हुआ था। बेटा ये तो खराब लग रहा है। नहीं नहीं पापा जी, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े पके हैं, खा लीजिए वरना बर्बाद हो जाएंगे। चौथे दिन सुबह, अच्छा सुनिए, पास में ही गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, आप लोग वहीं खाना खा लेना, मुझे आज बाहर जाना है। लेकिन बेटा हम। अरे क्या लेकिन, चलो तैयार हो जाओ, विनोद छोड़ देगा आपको, वहां का खाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाम को जब विनोद ऑफिस से लौटा। मम्मी आपने खाना खाया? हाँ बेटा, गुरुद्वारे में खा लिया, तुम्हारी पत्नी ने भेजा था। विनोद ने रेखा की तरफ गुस्से से देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। 5वें दिन सुबह रसोई में, रमा बेटा जरा पानी का ग्लास तो दे दे।
अरे खुद नहीं ले सकती क्या? मैं काम में व्यस्त हूँ, देखती नहीं हो? दादी चुपचाप रह गई, खुद ही पानी लेने लगी। और सुनो, मेरे बर्तनों को हाथ मत लगाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। दादाजी बाहर से आए। रमा बेटा जरा ये फर्श पोंछ दो, पानी गिर गया है। हाँ अभी पोंछ देती, लेकिन आप आ गए हो ना तो काम 2 गुना हो गया है। बहू जी को एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा ठीक है। और हाँ, आप लोग इधर उधर सामान मत फैलाया करो, मेरे को साफ करने में दिक्कत होती है। बुढ़ापे में भी लोग सुधरते नहीं है। आरव वहीं खड़ा सुन रहा था। रमा काकी ये क्या तरीका है बात करने का? ये मेरे दादा दादी है, इज्जत से बात करो। ए तुम बच्चे हो, बीच में नहीं बोलने का। मैं तुम्हारी मम्मी से बात करेगी। प्रिया भी आ गई। मम्मी देखो ना, रमा काकी दादा दादी से कैसे बात कर रही है। हाँ तो क्या हुआ? सही तो कह रही है वो, काम तो बढ़ गया ना उसका। और प्रिया तुम ना बीच में मत बोला करो। रमा घर की पुरानी सदस्य है, उसे पता है क्या ठीक है क्या गलत। देखा बहू जी भी यही बोल रही है, आप लोग जरा संभाल के रहा करो। दादी की आंखों में आंसू आ गए, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। चलो हमें कमरे में चलना चाहिए। कमरे में दोनों चुपचाप बैठे रहे। अब तो बस मन नहीं लग रहा यहाँ, नौकरानी तक हमें ताने दे रही है और बहू। शांत रहो, बेटे का घर है, सहना पड़ेगा। कमरे में दादा दादी बैठे थे, दोनों की आंखों में दुख साफ दिख रहा था। सुनिए अब तो हाथ हो गई, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौकरानी तक हमारी बेइज्जती कर रही है और रेखा कुछ नहीं कहती, उल्टा उसी का साथ देती है। हाँ मैं भी सोच रहा था, पहले तो सोचा चुप रहेंगे, बेटे का घर है, लेकिन अब तो सीमा पार हो गई। बासी खाना, सड़े फल और अब नौकरानी का ये व्यवहार। मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती। सोचती हूँ क्या हमने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाला था? हमने तो कभी अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। आज विनोद से बात करनी पड़ेगी, बहुत हो गया। वो हमारा बेटा है, उसे सब बताना पड़ेगा। देखते क्या कहता है। लेकिन वो मानेगा? रेखा ने तो उसे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, रोना धोना शुरू कर देगी और विनोद पिघल जाएगा। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, हम उसके माँ बाप हैं। शाम को विनोद ऑफिस से आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, सीधा अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? विनोद कुछ नहीं बोला। दादी उसके पीछे पीछे कमरे में गई। विनोद बिस्तर पर बैठ गया और अचानक माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मम्मी मैं बर्बाद हो गया, कंपनी में ले ऑफ हो रहा है। बॉस ने कहा है कि अगले महीने तक मेरी नौकरी खतरे में है, मुझे टारगेट पूरे करने होंगे वरना। मम्मी मैं क्या करूं? शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। दादाजी भी कमरे में आ गए। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तू मेहनत कर, टारगेट पूरा कर लेगा, तू इतना काबिल है, हिम्मत मत हार। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, लोन। अरे सब समझ जाएगा बेटा, हम है ना तेरे साथ, जो भी होगा मिलकर सामना कर लेंगे। तभी रेखा कमरे में आई। ये क्या हो रहा है यहाँ? विनोद तुम मम्मी की गोद में क्यों लेटे हो? उठो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रेखा प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मम्मी के पास क्यों? हमेशा यही होता है, मम्मी पापा आते तो तुम मुझे भूल जाते हो। बेटा ऐसी बात नहीं है, विनोद बहुत परेशान है। आप चुप रहिए, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। विनोद उठो वहां से, चलो अपने कमरे में। आरव और प्रिया बाहर से सुन रहे थे, वो अंदर आए। मम्मी प्लीज, पापा परेशान है, उन्हें तंग मत करो। हाँ मम्मी, दादा दादी पापा को संभाल रहे थे, अब क्यों नाराज हो रही हो? तुम लोग बीच में मत बोलो, ये मेरे और तुम्हारे पापा के बीच की बात है, बाहर जाओ। दादाजी ने दादी की तरफ देखा। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, बेटा पहले से ही परेशान है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, विनोद की परेशानी बढ़ानी नहीं चाहिए। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह दादा दादी अपना सामान पैक कर रहे थे। दादी अब क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? बेटा हमें गांव वापस जाना है, यहाँ हमारा मन नहीं लगता। लेकिन दादाजी अब तो 3 महीने के लिए आए थे, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है। वो बेटा गांव में कुछ जरूरी काम आ गया है तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं दादी प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। अरे बेटा हम फिर आएंगे ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ दादाजी कम से कम पापा के आने तक तो रुक जाओ। नहीं बेटा, ट्रेन का टिकट हो गया है, हमें निकलना पड़ेगा। रेखा किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। रमा देख, आखिरकार जा रहे हैं, अब घर में शांति रहेगी। हाँ बहू जी, अब मेरा काम भी कम हो जाएगा। दोपहर को दादा दादी स्टेशन के लिए निकल गए। आरव और प्रिया उन्हें छोड़ने गए।
शाम को विनोद ऑफिस से आया। मम्मी पापा कहाँ हो आप लोग? वो तो चले गए। क्या? कहाँ चले गए? गाँव वापस, सुबह ही चले गए। खुद ही जाने का फैसला किया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन वो तो 3 महीने के लिए आए थे, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए, तुमने रोका क्यों नहीं? अरे मैंने क्या करना था, उनकी मर्जी। बोले गांव में काम है तो चले गए, मैं क्या करती। तुम झूठ बोल रही हो रेखा, मुझे पता है तुमने ही उन्हें तंग किया होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरा माँ बाप का यहाँ रहना। देखो विनोद, तुम ना मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, वो खुद चले गए, पूछो आरव प्रिया से। विनोद बिस्तर पर बैठ गया और रोने लगा। मम्मी पापा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और तुम चले गए। 4 दिन बाद विनोद ऑफिस से घर आया, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? मेरी नौकरी चली गई, आज मुझे निकाल दिया कंपनी से। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया, बॉस ने रिलीव कर दिया। अब क्या करेंगे हम? इस शहर में कैसे रहेंगे? किराया, बच्चों की फीस, लोन सब कैसे चुकाएंगे? मुझे नहीं पता, काश मम्मी पापा होते तो वो मुझे संभालते, मुझे सही रास्ता दिखाते। रेखा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस शहर में घर का किराया, बच्चों की फीस हम नहीं चुका पाएंगे, हमें गांव जाना पड़ेगा। गांव? वो भी तुम्हारे माँ बाप के पास? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर बताओ यहाँ कैसे रहेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी से नौकरी ढूंढना और वापस आ जाना। गांव में दादाजी को विनोद का फोन आया। पापा मैं सब लेकर गांव आ रहा हूँ, नौकरी चली गई, कुछ दिन आपके पास रहना पड़ेगा। दादी पास में खड़ी सुन रही थी। अरे वाह, बेटा आ रहा है, पोते पोती भी आ रहे हैं, कितने दिनों बाद। हाँ लेकिन सुनो, रेखा भी आ रही है, उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था याद है ना? दादी तुरंत काम में लग गई। घर की सफाई, विनोद रेखा के कमरे की तैयारी, बाजार से सामान मंगवाना। अरे आरव प्रिया के लिए नया बिस्तर लगवाना पड़ेगा, और रेखा को तो मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी ले आओ। तुम पागल हो गई हो क्या? उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, बासी खाना, सड़े फल, गुरुद्वारे भेजा, और तुम उसके लिए इतनी तैयारी कर रही हो। अरे वो तो गुस्से में थी, शहर की बहू है, उसमें समझ नहीं थी। लेकिन मैं तो माँ हूँ, घर में कोई आता है तो उसे परेशान थोड़ी ना करूंगी। वो मेरे बेटे की पत्नी है, मेरी बहू है। अरे लेकिन कोई लेकिन विकिन नहीं, मैं सब तैयारी करूंगी। मेरा बेटा परेशानी में है, मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। गांव का घर, विनोद की गाड़ी घर के सामने रुकी। आ गए मेरे बच्चे। अरे विनोद बेटा आओ आओ। आओ बेटा, कैसे हो? रेखा बेटा आओ अंदर। अरे प्रिया कैसे हो बच्चों? दादाजी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। दादी आपने तो पूरा घर सजा दिया। तभी पड़ोस से शर्मा जी आए। अरे विनोद बेटा आ गए तुम? तुम्हारी मम्मी तो रोज कहती थी कब आएगा मेरा बेटा, हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती थी, तुम्हारे कमरे को रोज साफ करवाती थी। सच मम्मी? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शर्मा जी बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मिश्रा आंटी भी आई। रेखा बेटा, तुम्हारी सास तो तुम्हारे लिए मेथी के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, कह रही थी रेखा को बहुत पसंद है। रेखा शर्मिंदा हो गई, कुछ नहीं बोली। चलो अब आ जाओ सब, खाना लगाती हूँ, बच्चे थके होंगे। डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक व्यंजन। दादी इतना सब? आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, वाह वाह वाह। और ये क्या है दादी, खीर भी? हाँ बेटा, तुम लोगों के लिए खास बनाया है। गांव की नौकरानी लक्ष्मी ने मदद की, सब ताजा है, अभी अभी बना है। बिटिया खाओ खूब, शहर में तो मिलेगा नहीं ये सब। गांव का देसी घी है, शुद्ध दूध की खीर है। मम्मी आपने इतनी तकलीफ उठाई? अरे ये कोई तकलीफ है? तुम मेरे बेटे हो, मेरी खुशी है ये सब। रात को गांव के सरपंच भी आए। अरे पंडित जी आपका बेटा आ गया, बहुत अच्छा लगा। अब तो बहुत इज्जत वाले आदमी है गांव में, मंदिर की पूजा, सबके काम सब आप ही तो संभालते हैं। आपका बेटा भी आपके जैसा ही होगा। विनोद को पता चला कि गांव में पिताजी की कितनी इज्जत है। पापा अब तो कुछ नहीं बेटा, बस गांव के लोग प्यार करते हैं। अच्छा अब सो जाओ, थके होंगे। बच्चे खुशी से सो गए, लेकिन रेखा की आंखों में नींद नहीं थी। रात को विनोद और रेखा के कमरे में। देखा रेखा, देखा तुमने मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या क्या किया, और तुमने शहर में उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। बासी खाना, सड़े फल, गुरुद्वारे भेज दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? रेखा चुप रही। आरव दरवाजे पर खड़ा था।
मम्मी आपने गलत किया, बहुत गलत। दादी ने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया और आपने उनके साथ, छी, मुझे शर्म आती है। प्रिया भी आई। मम्मी मुझे भी बुरा लग रहा है। दादा दादी कितने अच्छे हैं, पूरे गांव में उनकी इज्जत है और आपने उन्हें तंग किया, नौकरानी से भी बुरा व्यवहार करवाया। रेखा की आंखों में आंसू आ गए, असली आंसू। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा इतने अच्छे, मैं बहुत स्वार्थी थी। अब रोने से क्या फायदा, तुमने मेरे माँ बाप को कितना दुख दिया। मैं मम्मी पापा से माफी मांगूंगी प्लीज। अगली सुबह रेखा दादा दादी के पैरों पर गिर गई। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं बहुत गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने रेखा को उठाया। उठो बेटा, उठो, हम तो पहले ही माफ कर चुके हैं, तुम हमारी बेटी हो। माँ बाप कब तक बच्चों से नाराज रहते हैं? बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना, वो तुम्हारा भविष्य बनाते। बेटा वादा करती हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आप लोग जब भी आओगे मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी। बस बेटा बस, अब चुप हो जाओ। ये लो मेथी के पराठे खाओ, तुम्हें पसंद है ना? सब मिलकर खाना खाने बैठे। घर में खुशियां लौट आई थी। रेखा ने अपनी गलती मान ली थी और परिवार फिर से एक हो गया था। विनोद ने सोचा, काश शहर में ही मैं समझ गया होता, लेकिन देर से ही सही सब ठीक हो गया।